हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अभी भी यहाँ पर मौजूद था और वो सीनियर लियान की उन्हें सारी की सारी टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जिनके कुछ ट्रेसेस उन्होंने वहाँ पर छोड़े थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहने लगा था कि अब मुझे धीरे धीरे करके इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो समझ में आ रही है। ये डिपेंड करता है क्योस मॉन्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और कहने लगा था कि मैं तो समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो वर्ड एंड वर्ड चीज़ें हैं वो पिक्चराइज करके भी मैं समझ सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर ये जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है वो कंटेन करता है रेन ड्रॉप को और साथ ही यहाँ पर जो एक्सप्रेस करता है यहाँ पर स्ट्रोक्स को। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग को धीरे धीरे करके वो रेन ड्रॉप्स जो थी वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही होती हैं वर्ड्स के अंदर। और लुओ फेंग कहता है कि अगर नाइन रेन क्योस मॉन्यूमेंट जो है वो एक्सप्लेन करता है ओरिजिनल लॉ को, और साथ ही मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके ये जो बर्निंग टेस्ट है वो किस तरीके से अप्लाई होता है इन सारी चीज़ों पे। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग के सामने एक काफ़ी बड़ा सा ब्रिज आ जाता है। लुओ फेंग कह रहा था कि वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ कर चले गए और साथ ही उन्होंने यहाँ पर न्यू जनरेशन के लिए अपनी काफ़ी सारी चीज़ें भी छोड़ डाली हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। और अब मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने के लिए। लुओ फेंग वहीं पर बैठ जाता है और अब यहाँ पर अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को समझ रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंड जो है उसने उस दूसरे लेयर को भी पास कर लिया है, मतलब कि दूसरे राउंड को। और अब वो यहाँ पर तोंगथियान ब्रिज के आगे वाले टर्म के ऊपर जाने वाला था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो कर रहा है। सारे के सारे लोग यहाँ पर उसकी तारीफ़ कर रहे थे और रोंगजुन जो है उसे भी यूनिवर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेवर मिल रहा है, इसलिए वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है और लुओ फेंग इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि इन दोनों ने ही कितना ज़्यादा अच्छा कर लिया है सब कुछ, और सिर्फ मैं ही ऐसे रह गया हूँ। ऑल्दो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी मदद तो चाहिए होगी, भले ही मेरी प्रोसेस थोड़ी स्लो ही क्यों ना हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि अब मुझे तोंगथियान ब्रिज के फर्स्ट लेवल को तो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक दूसरा तरीका मिल गया है। तभी लुओ फेंग वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो साइड में ब्रांड खड़ा हुआ है। लुओ फेंग की नज़र जैसे ही ब्रांड के ऊपर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ब्रांड यहाँ क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर बबाता आती है और कह रही थी कि असल में काफ़ी वक्त से तुम्हें देख रहा है लुओ फेंग और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। तभी लुओ फेंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद लुओ फेंग अब यहाँ पर ब्रांड की तरफ को ही देखने लगा था और अब उसकी तरफ को ही आगे बढ़ जाता है। ब्रांड यहाँ देख रहा था इस वास्ट यूनिवर्स को। तभी लुओ फेंग कहता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो इनलाइटमेंट को गेन करने के लिए। लुओ फेंग कह रहा होता है लेकिन इसका एक्सपीरियंस और जो इसका अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके वो मेरे लिए क्या ही हेल्प करेगा, और साथ ही ना ही मुझे किसी तरीके से गाइड कर सकता है। तभी ब्रांड कहता है कि वैसे मैं भी काफ़ी वक्त से यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ पर मैं अभी भी जीनियस बैटल के अंदर नंबर 1 पर हूँ। तभी लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुमने काफ़ी कुछ किया है। तभी वो कहने लग जाता है कि पिछले 3000 सालों के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शॉर्टेज करता हो किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की या फिर किसी भी चीज़ की। लुओ फेंग कह रहा होता है कि तुमने तो काफ़ी लोगों को पीछे कर दिया है और तुमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखा भी है। तभी यहाँ पर ब्रांड कहने लग जाता है कि हाँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये करना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से आगे की तरफ को बढ़ जाता है और कह रहा था कि वाकई में तुम्हारी हार्डशिप जो है उसके अंदर मैं कोई भी डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुमको उसे और भी ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो लुओ फेंग को कहीं ना कहीं गाइड कर रहा होता और कह रहा था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो फिर सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर करना ही बंद कर देना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा कंपटीशन है कल्टीवेशन के अंदर तो फिर वो तुम खुद ही होने चाहिए हो, तभी तुम दूसरों की तरह होल हार्टेडली कल्टीवेट कर पाओगे। जैसे कि तुम रोंगजुन या फिर बाकी सारे अपने ओपोनेंट्स को देखते हो, वो सारे के सारे खुद से कल्टीवेट करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि खुद सप्रेस कर दिया जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग यहाँ पर इसके बारे में ही सोचने लग जाता है। ब्रेंड ने उसे अब काफ़ी कुछ बता दिया था तो ब्रेंड वहाँ से निकल के जा रहा होता है और लुओ फेंग अब फिलहाल यही कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तो इसके बारे में सोचना होगा, और साथ ही ये वे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मुझे अगर आगे बढ़ना है तो फिर मुझे इसकी बातों पर तो ध्यान देना ही होगा। तभी यहाँ पर ब्रेंड कह रहा होता है कि तुम बाहर की सिटी में क्यों नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ तुम्हें वहाँ ज़रूर
से ही मिलेगा, यानी कि वो लुओ फेंग से कह रहा होता है कि तुम इस जगह को छोड़ के थोड़ा बाहर जाओ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। लुओ फेंग बाहर के बारे में भी सोचने लग रहा था और कह रहा था कि क्यों सिटी के अंदर ट्री ट्रीजर मौजूद हैं, जिसके अंदर जो ट्री ट्रीजर हैं वो सिटी के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर नहीं है। तभी लुओ फेंग को क्योस बीस्ट के बारे में भी ध्यान आता है कि वो भी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा बीस्ट भी है। लुओ फेंग वहाँ से फ्लाई करता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब ब्रांड की बात मानते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि क्यों ना अब क्योस बीस्ट के साथ में ही छेड़खानी करी जाए अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लुओ फेंग को वहाँ पर और भी काफ़ी सारी क्रेविंग्स देखने के लिए मिलती हैं और साथ ही लुओ फेंग कह रहा होता है कि असल में ये जो क्योस बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, साथ ही इसकी बॉडी के अंदर ये जो क्योस कोर मौजूद है उसके अंदर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग इस जगह के ओरिजिनल लो को भी समझ रहा होता और कह रहा था कि ये जो क्योस बीस्ट है इसको थर्ड ट्रीजर इसलिए ही कहा जाता है। और साथ ही लुओ फेंग इसके बारे में समझ गया था और अब वो डिसाइड करता है इसके साथ में फ़ाइट करने की, लेकिन वो थोड़ा हताश भी नज़र आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर बबाता को दिखाया जाता है जिसे लाइफ थ्रेटनिंग के हिसाब से कुछ तो प्रेशर एकदम से पड़ गया था। तभी वो प्रेशर लुओ फेंग के ऊपर भी पड़ता है और लुओ फेंग अपने सर को ही पकड़ लेता और कह रहा था कि आखिर ये इतना ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है सर, मुझे लगता है कि नियर बाय प्लेनेट से ही आ रहा होगा, लेकिन आखिर ऐसा कैसे। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड भी फील हो रहा था और सिर्फ ये लुओ फेंग के साथ ही नहीं हो रहा होता बल्कि बाकी सारे लोगों के साथ भी हो रहा था। और साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी यहाँ पर सभी को ये बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लुओ फेंग भी भागा भागा वहाँ से निकल जाता है और लुओ फेंग को अपने सामने देखने के लिए मिलता है अपना पुराना दुश्मन यानी कि लोंगियन यहाँ पर मौजूद था, जिसे ऊका और साथ ही रोंगजुन ने पकड़ रखा था। तभी यहाँ पर ऊका उसे बता रही होती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोगों को क्योस बीस्ट द्वारा मार दिया गया है। और साथ ही रोंगजुन भी लुओ फेंग से यही कह रहा होता है कि मैं और ऊका बहुत ही मुश्किल से इसको वहाँ से बचा के लेकर आए हैं क्योस बीस्ट के हाथों से, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और साथ ही हमें लोंगियन की हालत भी दिखाई जाती है जिसकी हालत सच में ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि वो तो एक होली प्लेस हो गया प्रैक्टिशनर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए और एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, लेकिन क्या सच में वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस मौजूद है। तभी बबाता कहती है कि ऑफकोर्स ये जो इतना सारा प्रेशर अभी सारे के सारे लोगों के ऊपर पड़ा था वर्चुअल कंपनी के द्वारा, वो यहाँ पर इसलिए ही हुआ क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स उसके साथ में जाकर प्रैक्टिस जो कर रहे थे। और उसके बाद वो लुओ फेंग से कह रही होती है कि लुओ फेंग मुझे तो इस बात का डर है कि अगर तुम इस जगह से निकल के बाहर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। तभी यहाँ पर रोंगजुन और ऊका ये भी कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर बाहर जाना है तो अपने ऊपर ही रिस्क लेना होगा। तभी लुओ फेंग भी इसके बारे में सोचने लग जाता और कह रहा था कि तो क्या मुझे अपने ऊपर रिस्क लेना चाहिए और क्या मुझे इन सारी चीज़ों से डर लग रहा है। तभी उसे तुरंत ही ब्रांड की बात याद आ जाती है कि तुम्हें दूसरों को सरपास नहीं करना है बल्कि दूसरों को पीछे छोड़ के खुद के ऊपर फोकस करना है। यही चीज़ें तुम्हारे एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अच्छा करेंगी और साथ ही बाहर का जो डेंजर है उससे ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अपने आप को अपना कंपटीशन बनाओ। तभी ऊका कह रही होती है कि हम भी यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहे थे लुओ फेंग, लेकिन लुओ फेंग तो ये कहने लग जाता है कि मैं तो वहाँ चला। ये सुनने के बाद तो ये सारे के सारे ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर लुओ फेंग ये क्या कह रहा है, लेकिन लुओ फेंग तो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है उस क्योस बीच से भिड़ने के लिए, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग वहाँ से निकल के काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया था। और अभी यहाँ पर वो ब्रांड की बातों को दोहराने लग जाता है और कह रहा था कि ब्रांड इसके बारे में बिल्कुल सही था, मुझे अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि अगर मुझे किसी का सामना करना है तो वो सिर्फ मैं हूँ और मुझे खुद ही को पीछे छोड़ना होगा। जिसके बाद लुओ फेंग आ जाता है उसी जगह पर जहाँ पे वो क्योस बीच भी मौजूद था। तभी लुओ फेंग को अपने सामने एक प्लैनेट दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क सा हो रहा था धीरे धीरे करके, हालांकि उसकी अपीयरेंस काफ़ी चेंज हो रही थी। जिसके बाद लुओ फेंग ये देखता है कि असल में ये प्लैनेट ब्लास्ट नहीं हुआ है बल्कि ये प्लैनेट बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है क्योस बीस्ट के द्वारा। और लुओ फेंग को उसके सामने क्योस बीस्ट नज़र भी आ जाता है जो कि प्लैनेट पर प्लैनेट ऐसे तोड़ फोड़ रहा था जैसे कि उसकी खुद की ही ज़मीन हो ये। जिसके बाद वो चिल्ला भी रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा
अग्रेसिवली, लेकिन लुओ फेंग तो अब उतर गया था इस बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए। वो तुरंत ही अपना सूट पहन लेता है और उसके बाद ये बीस्ट की तरफ को देखता है। वो बीस्ट अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा था। लुओ फेंग के हाथ में सिर्फ उसका आर्मामेंट होता है। बीस्ट के पास से उसके काफ़ी सारे कुछ हैंड वगैरह आ रहे थे लुओ फेंग की तरफ को। तभी लुओ फेंग यहाँ पर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो बीस्ट लुओ फेंग को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर अपने हॉर्न के थ्रू पावर से अटैक करता है, जिसके बाद लुओ फेंग भी एकदम ही चिल्लाते हुए अपनी पावर को बढ़ा लेता है। लेकिन यहाँ पर उसके हॉर्न की पावर द्वारा लुओ फेंग टिक ही नहीं पाता और साथ ही लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे थोड़े और एफर्ट डालने होंगे इसके साथ में फाइट करने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपने आर्मामेंट को लेता और तुरंत ही एक दूसरे प्लेनेट की तरफ को चला गया था खुद को बचाने के लिए। लेकिन वो खुद प्लेनेट भी इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में जाके थोड़ी दूर होकर ब्लास्ट हो जाता है। इवन जो बाकी सारे वॉरियर्स थे जो कि सेफ जगह पर होते हैं, वो यहाँ पर देख रहे थे कि लुओ फेंग कहीं थोड़ा सा पगला तो नहीं गया है। लेकिन लुओ फेंग यहाँ पर इससे भी पहले और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ में फाइट कर चुका है, तो लुओ फेंग को इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा होता। लुओ फेंग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही फॉर्म कर लेता है घोस्टली विंग को, और उसके बाद यहाँ पर इस क्योस बीस्ट के अगेंस्ट लुओ फेंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इमेंस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग अब अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है इसके अगेंस्ट, और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फेंग ये भी कह रहा होता है कि इसकी इस सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, और यहाँ पर लुओ फेंग अब अपने फाइनल अटैक को करने वाला था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी मूव का इस्तेमाल करता है जो कि उसने पहले सीखा था जब वो पिछले एपिसोड में उस बंदे के साथ में ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी पावर लगभग लुओ फेंग जितनी ही थी। लुओ फेंग यहाँ पर सबसे खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था, जहां पर कोई इस बीस्ट से फाइट करने के लिए सोच भी नहीं रहा था। लुओ फेंग अब मैदान में उतर चुका था, तो वो डरता थोड़ी ना। लुओ फेंग ने पहले ही बीस्ट का वीक पॉइंट रियलाइज़ कर लिया था और इसी पॉइंट पे लुओ फेंग उसको ख़त्म करने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही वो बीस्ट वहाँ से ख़त्म होकर गायब होता है, तभी लुओ फेंग को मिल जाता है क्योस बीस्ट का कोर, और उसके बाद लुओ फेंग उसे देखकर खिलखिलाने लग जाता है। बबा तभी खुश थी और कह रही होती है कि लुओ फेंग हमें ये मिल चुका है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि बिल्कुल, और इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी पावर ट्रांसफ़र करूंगा अपनी तीनों ही क्लोन बॉडी में। इसके अलावा गोल्डन हॉर्न बहमूद जो है वो भी इसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, और फिर मैं यहाँ पर समझ पाऊंगा ओरिजिनल लॉ ऑफ गोल्ड और साथ ही ओरिजिनल लॉ ऑफ स्पेस को। तभी लुओ फेंग बैठा हुआ कल्टीवेट करने लग जाता है, और लुओ फेंग कह रहा था कि ऑल दो मेरी ह्यूमन बॉडी जो है वो स्लाइटली इन्फीरियर है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन की जो कि मेरी बॉडी के अंदर चल रही है। लुओ फेंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस लगाने लग जाता है, और लुओ फेंग यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहा था कि जब वो उस क्योस बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा था तब यहाँ पर लुओ फेंग अकेला ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर लुओ फेंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फाइट भी की। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग के सामने काफ़ी सारे क्योस बीस्ट आ चुके थे जो कि चिल्ला रहे होते हैं लुओ फेंग के सामने ही, और लुओ फेंग उन्हें चिल्लाते हुए भी देख रहा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से फाइट करने लगा था। हालांकि इसके बाद हमें सीधा ही 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तोंगथियान ब्रिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त इन लोगों को यहाँ पर हो चुका है। एक्सेप्ट ब्रांड, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते 8 मंथ के अंदर। ब्रांड ने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने काफ़ी सारे ब्रिजेस को पूरा कर लिया होता है। रोंगजुन और ग्लेसी जो हैं उन्होंने फर्स्ट ब्रिज को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से ग्लेसी वाई सब एज ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस में आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो थे वो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि न जाने अब नेक्स्ट कौन ब्रेक थ्रू करेगा। तभी उन्हें स्क्रीन के ऊपर लुओ फेंग दिखता है जो कि वहीं पर आ रहा था, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं नेक्स्ट फाइटिंग के बारे में। रोंगजुन और ऊका भी वहाँ पर मौजूद थे। तभी यहाँ पर ग्लेसी कह रहा होता है कि मैं लुओ फेंग को तो बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, अगर लुओ फेंग की बात करी जाए तो वो मेरे सामने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी ऊका पूछने लग जाती है तो क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हो ग्लेसी? तभी ग्लेसी कहता है कि ऑफकोर्स
मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी यहाँ पर इन सारे लोगों के सामने डाटा आने लग जाता है तोंगथियान ब्रिज का, जो कि रियल टाइम था। तभी वहाँ पर लुओ फेंग मौजूद होता है, क्योंकि अब वो अपने फर्स्ट लेवल को, यानी कि अपने इस फर्स्ट ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। तभी यहाँ पर ग्लेसी उसे देख के ऐसे ही मुंह बनाने लग जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट को लेता और कह रहा था कि मुझे इसकी 3rd लेवल की पावर का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद वो अपनी हेवनली सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए उसे 3 in 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एक तरफ उसकी आर्मामेंट, दूसरी तरफ उसकी सोर्ड होती है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो बंदा लुओ फेंग की तरफ को अपना वेपन फेंक के आगे बढ़ता है, तभी लुओ फेंग भी उसे टकराने के लिए रेडी था। तभी यहाँ पर लुओ फेंग ये भी कह रहा होता है कि ऑल्दो ये जो हेवनली सोर्ड स्टाइल है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है जितना तुम्हारा है, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि अपने इस आर्मामेंट की हेल्प से मैं इस बार तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। दोनों के बीच ही टक्कर होती है, जहाँ पर लुओ फेंग अपनी शानदार स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बार उसको सप्रेस करने में कामयाब हो गया था। जैसे ही लुओ फेंग उसे सप्रेस करके पीछे को हटाता और उसके बाद अपनी सोर्ड को आगे बढ़ाता है ऑन द स्पॉट ही, तो सारे ही लोगों की दिल की धड़कनें वहाँ पर रुक जाती हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ यही देख रहे थे कि आखिर क्या होगा अब, और सक्सेसफुली लुओ फेंग ने अपने फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है इसी जगह पे। ये देखने के बाद तो ग्लेसी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन आई चेन कह रही थी कि मुझे लगता है कि शायद से ग्लेसी से हमें पूछना चाहिए। तो रोंगजुन पूछता है कि ग्लेसी क्या तुम अभी भी लुओ फेंग को हरा सकते हो? तो वो वहीं एरोगेंस में बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि मैंने पहली बात तो ये कि मैंने फर्स्ट लेवल ही लुओ फेंग से पहले ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो फिर सेकंड लेवल भी मैं ही करूँगा, और अब मैं उसके साथ कंपटीशन करने वाला हूँ। रोंगजुन को भी ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो यही सब कुछ देख रहा होता है। तभी लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टिवेट कर रहा होता है बैठ कर उसके इनर वर्ल्ड के अंदर। बबाता भी होती है जो कि फ़िलहाल इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी उसे सिस्टम के ऊपर एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ग्लेसी कंपेयर करना चाहता है लुओ फेंग के साथ में, जिससे कि कौन पहले लेवल 2 पर पहुंच पाएगा। बबाता लुओ फेंग को बताती है। तभी लुओ फेंग कहता है कि मुझे अब किसी के साथ कम्पीट नहीं करना, तुम मेरी मदद करो इसको ख़त्म करने के लिए, साथ ही मेरी रिदम भी बेकार हो रही है। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तो मैं ऐसा कर देती हूँ, लेकिन लुओ फेंग तुम्हारे पास एडवांस में एक बोनस वाला मैसेज है, ज़रा इसको भी देख लो। तभी लुओ फेंग इसे देख रहा होता है तो लुओ फेंग को यहाँ पर पता चलता है गॉड लियान लुओ के बारे में, और यहाँ पर वो जो ब्लड ड्राइविंग मेथड था उसके बारे में भी लुओ फेंग को पता चल जाता है। लुओ फेंग को उसके अंदर लिखा हुआ था कि लुओ फेंग तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिसाइबल हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट भी, क्योंकि यहाँ पर ज़ेन ज्ञान की जो टीचिंग है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके फॉल कर रही थी। वैसे भी लियान लुओ के जाने के बाद से उसके सारे के सारी सीक्रेट टेक्निक ऐसे ही बस पड़ी हुई हैं, तो मैंने इन सभी को ऐसे ही कंबाइन कर दिया है और इसका 110 वॉल्यूम हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लुओ फेंग उन सारी टेक्निक में से हम तुम्हें भी एक टेक्निक दे रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं नेक्स्ट जनरेशन को पास करने के लिए। ये पूरा एक लाइफ लॉन्ग एफर्ट है जो कि तुमको पास कर दिया गया है। लुओ फेंग तुम्हारी ये जो इच्छा है आगे बढ़ने की, इसे देखकर हमेशा से ही मुझे खुशी होती रही है, और फ्यूचर के अंदर भी तुम ऐसे ही अच्छा कर पाओ और साथ ही इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल तुम अच्छे से कर सको, इसलिए हमने ये मेथड तुम्हारे लिए भेज दिया है। लुओ फेंग ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस भी, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। तभी बबाता लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग तुम्हें तो यहाँ पर एक मैसेज ज़रूर से ही छोड़ना चाहिए ग्रेटिट्यूड के लिए। तुम देख पा रहे हो कि जो मेल सेंडर ने तुम्हें भेजा है कितना ज़्यादा अनोनिमस है, लेकिन यहाँ पर हमें पहले जो मेल मिला था अब मुझे उसके बारे में भी पता चल चुका है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि किंग ज़ेंग यान ही है लुओ फेंग। तभी लुओ फेंग भी इसके बारे में सोचने लग रहा था और कह रहा था कि हाँ सच में लियान लुओ की जो सीक्रेट में टेक्निक और मेथड्स वगैरह हैं मुझे इनको समझना होगा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने सीक्रेट मेथड को कैरी करके रखा है, क्योंकि उनके डिसाइबल की आखिरी उम्मीद जो थी ये। तभी यहाँ पर लुओ फेंग उसको देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे उन्हें बिल्कुल भी लेट डाउन फील नहीं करवाना है और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा और मुझे आगे बढ़ना ही है। तभी लुओ फेंग अब पहले से भी ज़्यादा मोटिवेशन से भर चुका था और लुओ फेंग अब बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग ये भी कह रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प करो पियाओ शुए के साथ में डील करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी और भी ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लुओ फेंग इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाह रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ लुओ फेंग को और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर रही थी।
लुओ फेंग काफ़ी सारे हेक्साग्राम को देखता और कह रहा था कि मैं इन चीज़ों को भी देखकर इन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो यूनिवर्स का बेसिक ओरिजिनल लॉ है, साथ ही मेरा क्लोन जो है अगर मैं उसके साथ में कंपेयर करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। स्पीड के मामले में भी प्रोग्रेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। अभी बीते कुछ वक्त में थोड़ी स्लो हुई, तभी बबाता कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल लुओ फेंग, अब तो तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ जान गए हो। तभी लुओ फेंग उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि नई चिंता का विषय लुओ फेंग का इंतज़ार हमेशा ही कर रहा होता है। तभी लुओ फेंग ये कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो जर्ग नेस्ट है वो कब जाके ओपन होगा, क्योंकि किसी भी वक्त वो ओपन हो सकता है। और लुओ फेंग इस नई चिंता के साथ में खड़ा हो गया था। हालांकि इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।